हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स एकेडमी एमबीडी और मैं आपका साथी डॉक्टर प्रदीप आनंद स्वागत करता हूं आपके चैनल में, आपके परिवार में। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो कल मेरा पहला सेशन हुआ था हिस्ट्री का, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था प्राचीन हिस्ट्री। ठीक है, तो उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो कल हमने जो पढ़ाया था उसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बेसिक जो कल पढ़ाया था। तो सिंधु सभ्यता उसमें पढ़ाई थी। ठीक है, उसमें देखा हमने कि कैसे मानव का विकास हुआ वहां से, और कैसे कैसे उन्होंने अपनी स्थिति को परिवर्तित किया। वहां पे क्या होता था कि जो व्यापार प्रणाली होती थी, देखा था आपने कि वस्तु विनिमय द्वारा होती थी। जैसे कि एक वस्तु को देना और दूसरी वस्तु को लेना। वहां पे जो है देखा होगा आपने कि जो ईंट का आकार था किस आकार में होता था, 4:2:1 के अनुपात में होता था। माप प्रणाली थी वहां पे 1 2 4 8, मतलब दुगने की फॉर्म में था। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि वहां पे पहली बार हमारी फसल जो हुई थी, जौ हुई थी, और जो पहला अनाज हुआ था हमारा, वो हमारा अनाज हुआ था चावल। ठीक है, यहां तक आप सभी ने पढ़ा। आगे देखते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। ठीक है साथियों, देखिए आज का हमारा जो प्राचीन हिस्ट्री में जो टॉपिक है वो है मोहनजोदड़ो। ये छोटे छोटे सभ्यताएं हैं। ठीक है, जैसे पहली सभ्यता हमने पढ़ी थी सिंधु सभ्यता, तो उसी का आगे एक छोटा पॉइंट है मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसको जुड़वा बहन भी कहा जाता है सिंधु सभ्यता की। देखिए मोहनजोदड़ो जो है, इसके जो खोज करता थे हमारे, ये थे राखलदास बनर्जी, और इनकी खोज कब की थी, 1922 ईस्वी में। अगला पूछा जाता है एग्जाम में कि इसकी स्थिति कहां थी। तो इसकी स्थिति जो थी, लरकाना एक जिला पड़ता है हमारे कहां, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। ठीक है, तो प्रांत का मतलब क्या होता है, जैसे स्टेट होता है ना, राज्य, तो उस समय पे राज्य को प्रांत बोला जाता। ठीक है, तो ये सिंध जो है एक राज्य था, तो पाकिस्तान में था ये। लरकाना हमारा क्या हो गया यहाँ पे, जिला। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो जो था उसकी स्थिति कहाँ पाई जाती है, तो लरकाना जिला पाकिस्तान में, कहां पे, सिंध प्रांत में। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंध प्रांत जो था क्या था, मृतकों का टीला। इसको इस नाम से भी जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। इसका उपनाम भी कहा जाता है, कहीं कहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि मृतकों का टीला किसके कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। आगे चलते हैं, यहाँ पे विशाल स्नानागार पढ़ते थे। विशाल स्नानागार मतलब नहाने के जो वो होते थे, स्नान घर। अगला यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है पहली बार कि जो धातु थी हमारी, प्रथम धातु जो थी यहाँ पे, नर्तकी की मूर्ति और देवदास की मूर्ति काय की होती थी, कांसे की होती थी। किस चीज की, कांसे की। यहाँ पे सामूहिक नरकंकाल पाए गए। सामूहिक का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो पूर्ण रूप से होते थे, चाहे वो पशु पक्षियों के हों चाहे इंसानों के हों, तो पूर्ण रूप से सामूहिक नरकंकाल पाए गए। सबसे पहले यहाँ पे देखे गए कि सबसे बड़े जो धान्य कोठार थे, धान्य कोठार का मतलब ये होता है बच्चों कि हमारे धान को स्टोर करने वाले कोठार, कोठार का मतलब एक प्रकार से कोठरी। तो सबसे बड़े जो धान्य कोठार थे कहाँ थे, हमारे मोहनजोदड़ो में। अगला यहाँ पे नदी पूछा जाता है कि नदी कौन सी थी मोहनजोदड़ो में, तो कौन सी थी, सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। अगला यहाँ पे एक व्यवस्था और पाई जाती थी मृतकों को जलाने की। क्या, मृतकों को जलाने की प्रथा थी, किसमें, मोहनजोदड़ो में। और अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो वहां पे क्या होता था, दफनाने की प्रथा थी। यहाँ पे अंतर देखिए, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, पर थोड़ा सा मैच करता है। क्या, कि मृतकों को जलाने की प्रथा कहाँ थी, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, और अगर कहें कि दफनाने की प्रथा कहाँ थी, हमारी सिंधु सभ्यता में। आगे अगला सभ्यता है हमारी कालीगंगा। ठीक है, कालीगंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां, यानी कि काली मिट्टी की चूड़ियां। ठीक है, तो इसको देखो, पहला पिन पॉइंट है इसका, काली मिट्टी की चूड़ियां यहाँ पे पाई गई। कहां पे, कालीगंगा में। अगला यहाँ पे एक देखने मिलता था कि 7 अग्नि वेदिकाएं। अग्नि वेदिकाएं का मतलब ये होता था जहां पे ये लोग पूजा पाठ वगैरह अपनी करते थे, तो उस जगह को बोला जाता था, जो पवित्र भूमि थी इनकी, बोला जाता था अग्नि वेदिकाएं। ठीक, अगला यहाँ पे एक चीज और पाई गई, क्या, जुते हुए खेत। इस संस्कृति में क्या पाए गए, जुते हुए खेत।
पूछा जाता है कि यहाँ पे नदी कौन सी पाएगी, तो नदी हमारी पाएगी घग्गर नदी। कौन सी? घग्गर नदी, जो आज के समय पे विलुप्त हो चुकी है। और इसकी स्थिति अगर हम जानेंगे तो इसकी स्थिति है हनुमानगढ़ जिला पड़ता है हमारे, कहा? राजस्थान में। ठीक, अगला यहाँ पे पाई गई युग्म समाधियां। युग्म समाधियां का मतलब जैसे कि किसी की पत्नी वगैरह एक्सपायर हो जाती है, साथ में पुरुष एक्सपायर हुआ, उसके साथ में पत्नी को भी दफना दिया गया। एक प्रकार से इस तरह की कहीं ना कहीं युग्म समाधियां पाई गई। जो इसके खोज करता है, उन्होंने जब खोज की तो इस चीज को चित्रलिपि में देखा तो देखा गया कि क्या युग्म समाधियां पाई गई। चित्र के आधार पर इन्होंने इसकी गणना की। अगला, यहाँ पे घोड़े के अस्थि पंजर पाए गए, थोड़े अंश पाए गए, तो उसके आधार पर इन्होंने कहा कि क्या घोड़े के अंश पाए गए। इन्होंने कहा कि जब चित्र के आधार पर देखा कि घोड़े के पाए गए, तो इन्होंने उल्लेख किया किस चीज का? घोड़े के अस्थि पंजर का। अगला देखिए, अगली सभ्यता है हमारी लोथल। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन पुट अप होता है एग्जाम में, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। किसका? लोथल का। देखिए, पहली बार यहाँ पे देखने मिला कि इन लोगों ने व्यापार की प्रणाली शुरू की होगी उस समय में। तो यहाँ पे क्या पाया गया? डाकयार्ड, बंदरगाह। बंदरगाह मतलब जैसे कि जहां पे आने जाने की व्यवस्था होती है, पानी के द्वारा जो पानी में आना जाना होता है, तो वहां क्या कहलाता? बंदरगाह जो होता है क्या होता है? पानी के आसपास के स्थान कहलाता है। क्या? डाकयार्ड, बंदरगाह। पतन शहर कहलाया इसका क्या? लोथल। यानी कि जो भी व्यापार करते थे ये लोग कहां से करते थे? लोथल के इस बंदरगाह से। ठीक है, डाकयार्ड में। यहाँ अगला, इसको व्यावसायिक राजधानी कहा जाता था। क्यों? यहाँ पे व्यापार की सबसे पहले देखा गया लोथल में, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? व्यापारिक राजधानी। ठीक है, नदी की स्थिति पूछी जाती है यहाँ पे, तो नदी पूछी जाती है, कौन सी नदी? यहाँ पे भोगवा नदी। ठीक है, कौन सी? भोगवा नदी। और अगर इसकी स्थिति जानेंगे तो भोगवा नदी हमारी कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में। अगला, यहाँ पे भी अग्नि वेदिकाएं हमें देखने मिली लोथल में। अगला, यहाँ पे युग्म समाधियां थी और चावल के कुछ साक्ष्य पाए गए पहली बार। कहां पे? लोथल में हमारे। देखिए, अगली सभ्यता पे हम चलते हैं। अगली सभ्यता है हमारी रोपड़। ठीक है, रोपड़। देखिए, रोपड़ जो है बहुत विशेष सभ्यता आती है इसकी। यहां से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, मैं बताता हूं। आइए चलिए, यहाँ पे सबसे पहले पाई गई हमारी तांबे की कुल्हाड़ी। ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ी कहां पाएगी? रोपड़ में। अगला, मानव के साथ कुत्ते दफनाना। मानव जैसे कोई व्यक्ति मृत हुआ तो उसके साथ में ये कुत्ते वगैरह जो पशुपालन करते थे, साथ में इनका लगाव होता था, अपने पशु पालते थे तो पशुओं से सबसे ज्यादा लगाव था। तो क्या होता था कि जो कुत्ता होता था इनका, जितना भी प्रिय हो, जैसे मान के लिए पालतू कुत्ता तो प्रिय तो होगा ही, तो इनके साथ दफना दिया जाता था। कौन सी सभ्यता में? हमारी रोपड़ में। ठीक है, अगला देखिए, इसकी स्थिति हम जानेंगे। इसकी स्थिति हमारी पाई जाती है रोपड़ कहां पड़ता है? पंजाब में। ठीक है, और इससे मैं थोड़ा सा बता दूं, याद करने के लिए थोड़ी सी एक क्लिप है, आप इसको जोड़ सकते हैं। जैसे रोपड़ का मतलब होता है रोपना। रोप कह सकते हैं कि धान की खेती सबसे ज्यादा रोपी जाती है, और धान हमारा सबसे ज्यादा कहां होता है? हमारा पंजाब में। तो रोप से याद कर लेना, रोप से याद कर लेना। रोपड़ एक व्यवस्था सभ्यता थी, कहां की? पंजाब की। तो इस चीज से इंटरकनेक्ट कर लेना, रोपड़ हमारा कहां पड़ता है? पंजाब में। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अगली सभ्यता हमारी बनमाली की। बनमाली में देखिए, सबसे पहले पाए गए हमारे यहाँ पर जौ वगैरह, हल है, अग्निकुंड है। ठीक है, सबसे पहले हल हमें कहां देखा गया? एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ से कि हल हमारी कौन सी सभ्यता में पाए गए, तो कहां से? बनमाली से। ठीक है, अगला, तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ पे भी पाई गई, कहां? बनमाली में। और इसकी स्थिति जानेंगे तो इसकी स्थिति हमारी पड़ती है, जिला पड़ता है हिसार, और हिसार कहां है? हमारे हरियाणा में। कहां पे? हरियाणा में। देखिए, अगली सभ्यता पे हम चलते हैं। तो अगली सभ्यता हमारी है चन्नोडरो। कौन सी? चन्नोडरो। तो यहाँ पे एक संस्कृति पाई जाती थी, झुकर झाकर संस्कृति। कौन सी? झुकर झाकर संस्कृति, जो उनकी लोकल की व्यवस्था, जैसे हमारे यहाँ कोई भी संस्कृति होती है जो लोकल में प्रयोग की जाती है, वही यहाँ पे क्या था? झुकर झाकर इन लोगों की क्या थी? संस्कृति। जो रहना सहन होता है उस बीच में जो व्यवस्था बना लेते हैं अपनी, तो उस संस्कृति में क्या था? झुकर झाकर संस्कृति इनकी पाई जाती थी। अगला देखिए, यहाँ पे जो नगर था हमारा ये चन्नोडरो, तो यहाँ पे दुर्ग नहीं थे। ठीक है, क्या नहीं थे? दुर्ग नहीं थे। नदी की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे नदी कौन सी पाई जाती थी? सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। और सिंधु नदी की आपको पता है कि स्थिति कहाँ है हमारी?
पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में भी कहा, चंदोदड़ों में। अगर बात की जाए तो सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत का मतलब सिंध राज्य पड़ता था हमारा पाकिस्तान में, तो वहां पे स्थिति है इसकी, कहा, सिंध प्रांत में। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आलमगीर, सॉरी माफी चाहते हैं, आलमगीर, यहाँ पे विशाल दुर्ग पाए जाते थे। छोटी सी सभ्यता है ये, यहाँ से ज्यादा खास क्वेश्चन उठता है, यहाँ से बस पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे नदी कौन सी पाई जाती थी, तो एक नदी का नाम था हिडन नदी, जो आज के समय पे विलुप्त हो चुकी है, और इसकी स्थिति जानेंगे तो वो कहाँ है, हमारी मेरठ में। अगला आगे चलते हैं। एक सुतकोटड़ा पड़ता है यहाँ पे, इसमें भी कोई खास क्वेश्चन यहाँ से नहीं उठता है, बस इतना है कि पूछा जाता है कभी सुतकोटड़ा से क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर हमें प्राप्त हुए। अगला है रंगपुर सभ्यता। तो रंगपुर सभ्यता में क्या था, चावल के अवशेष पाए गए। क्या पाए गए, चावल के अवशेष, और इसकी स्थिति जानेंगे तो स्थिति हमारी कहाँ है, कठियावाड़ जिला पड़ता है हमारे, कहाँ, गुजरात में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहां तक तो हमारी क्या हो गई, सभ्यताएं हो गई। अब हम अगला एक टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा धार्मिक ग्रंथ व धार्मिक पुस्तकें। ठीक है, तो देखिए इस पे यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन उठता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धार्मिक पुस्तकें और धार्मिक ग्रंथ। हर बार एग्जाम में, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे हमारा असिस्टेंट लोको पायलट हो, चाहे हमारा देख लीजिए लेखपाल हो, यूपी ट्रिपल से कोई भी एग्जाम हो, कहीं ना कहीं हमारा जीएस का जो पोर्शन रहता है हमारा प्लस पॉइंट रहता है एग्जाम में। ठीक है, जहां भी हम मेरिट में अगर ऊंचे उठेंगे तो हमारे किसकी वजह से उठेंगे, वो जीएस जो हमारा पोर्शन है उसकी वजह से उठेंगे। मैथ रीजनिंग हमारा बेस होता है, और हमारा जीएस जो होता है हमें मेरिट में ऊपर लाने के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ठीक है, छोटी छोटी चीजें जब हम पकड़ के चलेंगे तो अपने आप को मेरिट में जरूर पाएंगे। तो निरंतर प्रयास करते रहें, यही कहना चाहूंगा। आगे चलते हैं, देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा माना जाता है, वेद। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ क्या माना जाता है, हमारा वेद माना जाता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। आगे चलते हैं। इसके जो रचयिता थे, ठीक है, कौन थे, महर्षि द्वैपायन वेदव्यास। किसको कहा जाता है, महर्षि वेदव्यास द्वैपायन। ठीक है, अगला चलते हैं। वेदों की स्थिति जानते हैं। तो वेद हमारे कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, हमारे वेद 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उसकी स्थिति जानते हैं और उसको डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा वेद था वो क्या था, हमारा ऋग्वेद। कौन सा वेद था, हमारा ऋग्वेद। अगला चलते हैं, अगला है हमारा यजुर्वेद, और उससे आगे चलते हैं। तीसरे नंबर का हमारा कौन सा वेद है, सामवेद। कौन सा, सामवेद। और चौथा और अंतिम वेद है हमारा अथर्ववेद। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। अगर इसकी बात की जाए तो विश्व की सबसे प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक क्या रही हमारी, कौन सी, सबसे विश्व की सबसे प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक। यहां से क्वेश्चन उठ सकता है, तो इस चीज को विशेष ध्यान दें। विश्व की सबसे प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक कौन सी थी, हमारी ऋग्वेद। अगला इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे देखने को मिला, देवताओं की स्थिति और यहाँ पे श्लोक वगैरह हमको पहली बार यहाँ पे देखने को मिले, कहाँ, ऋग्वेद में। अगला चलते हैं। ये पूर्णतः किस चीज में थी, पद में। जो हिंदी की दो एक शब्द सुनेंगे आपने, गद और पद, तो यहाँ पर ये पूर्णतः किस चीज में है, पद में। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद किस पद्धति में पाया जाता है, तो हमारा पद में पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसमें 10 मंडल एवं 1028 श्लोक पाए जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल होते हैं, तो 10 मंडल एवं 1028 श्लोक या सूक्त, कहीं कहीं सूक्त भी पढ़ा होगा आपने, तो 1028 हमारे सूक्त होते हैं इसमें ऋग्वेद में। मंत्रों की अगर बात की जाए तो हमारे मंत्रों की संख्या इसमें पूछ ली जाती है 10,600। कितनी, 10,600। इसमें पहला व 10वां जो मंडल था वो सबसे अंत में जोड़ा गया। ठीक है, क्या जोड़ा गया, पहला और 10वां जो मंडल था हमारा ऋग्वेद में सबसे अंत में जोड़ा गया। यहां पे बात की जाए गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता को समर्पित था।
ठीक है, आपने सुना होगा गायत्री मंत्र, तो आप लगभग सभी लोग जानते होंगे क्या होता है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ किया गया हमारा? ऋग्वेद में। कहाँ? ऋग्वेद में। आगे चलते हैं। आर्य शब्द का यहाँ पे उल्लेख किया गया पहली बार, कितनी बार? 36 बार। आर्य शब्द का कितनी बार उल्लेख किया गया? 36 बार। अगर हम बात करें नदियों की, तो नदियों का यहाँ पे जिक्र मिला पहली बार, कहां पे? ऋग्वेद में। कितनी बार? 21 बार। कितनी बार हमारा नदियों का जिक्र हुआ? 21 बार। ठीक है, आगे पूछ लेता है इसमें कि सर्वाधिक जो जिक्र वाली नदी है ऋग्वेद में, वो कौन सी नदी है हमारी? कौन सी? सिंधु नदी। सर्वाधिक जिक्र वाली नदी कौन सी? सिंधु नदी। आगे चलते हैं। बात की जाए इसमें यमुना नदी का भी उल्लेख किया गया। कितनी बार किया गया हमारा? यमुना नदी का हमारा 2 बार उल्लेख किया गया। कितनी बार उल्लेख किया गया? 2 बार। बात की जाए गंगा नदी की, तो गंगा नदी का भी हमारा इसमें उल्लेख पाया जाता है। इसका 1 बार उल्लेख पाया जाता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार उल्लेख पाया जाता है। आगे चलते हैं। पाप, पुण्य, स्वर्ग और नरक, यहां स्थिति पाई गई किस चीज की? पाप की, पुण्य की, नरक की, स्वर्ग की, जो भी चीजें हैं वो हमारी ऋग्वेद में देखने को मिलती हैं। अगला, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को जो है होत्र कहा जाता है। देखिए एक शब्द आता है यहाँ पे, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। इसमें बात करेंगे 10वें मंडल में पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख देखने को मिला। किसमें? 10वें मंडल में। पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी एनटीपीसी में एक बार क्वेश्चन आया था, पूछा गया था कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्णों का उल्लेख देखने को मिलता है? तो कौन से? 10वें मंडल में हमें वर्णों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो वर्ण हमारे कौन कौन से हैं देखते हैं। आगे चलिए। हमारा पहला वर्ण है ब्राह्मण, दूसरा वर्ण है हमारा क्षत्रिय, तीसरा वर्ण है हमारा वैश्य और चौथा वर्ण है हमारा शूद्र। ठीक है, कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इसकी स्थिति जान लेते हैं। एक यहाँ पे देखिए आदि पुरुष थे हमारे ब्रह्मा जी, इनके क्रम से मुख से, भुजाओं से और जंघाओं से, साथ में लास्ट में पढ़ेंगे चरणों से। तो इनकी स्थिति कहां से जानी जाती है? ब्रह्मा जी के मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और हमारे चरणों से। जो उत्पन्न हुए चारों वर्ण हमारे कहां से? मुख से, भुजाओं से, ठीक है, और जंघाओं से, चरणों से। 4 चीजों से पूछ लिया जाता है कि जो वर्ण है हमारे, वर्ण व्यवस्था जो है कौन से मंडल में पाई जाती है? 10वें और अंतिम वर्ण में पाई जाती है। ठीक है साथियों, तो इसी तरह से अपना जीएस का पोर्शन जो है निरंतर प्रयास करते रहना, पढ़ते रहना और अपने आप को अपडेट रखना है। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया कल उसको छोड़ दिया, तो रेगुलर अपने आप को अपडेट रखना है किताबों के साथ में। और मेरा कहना यह है जितना भी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इसको आप डेली एक काम कीजिएगा, डेली अपना एक नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स में बार बार लिखना और उसको बार बार रिपीट करना है। जितना आप कलम घिसोगे इतना ही आप अपने आप को मजबूत करोगे। एक बार जो कलम से लिख दिया जाता है और उसको अगर आप निरंतर प्रयास करते रहें, पढ़ते रहें, रिपीट करते रहें, तो आपका ऐसा मान के चलिए कि वो चीज हमेशा के लिए अमर हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप अपने आप को अपडेट रखिए, लिखिए, याद कीजिए, लिखिए, बार बार रिपीट कीजिए। तो ऐसा नहीं है, कोई भी विद्वान बन सकता है, बस बशर्ते निरंतर उसको प्रयास करना है, उसको याद करना है, पढ़ना है, बार बार उसको लिखना है अपने हाथ से। कलम से जितना आप लिखेंगे इतना अपने आप को मजबूत पाएंगे। ठीक है साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा आज के सेशन में। और हमारे सेशन को बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, इतना हम आपसे अपेक्षा करते हैं, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, तो हम यही अपेक्षा करेंगे आपसे।